लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमारा जो स्टाफ है टोटली वर्टिकल था और हमारा टेलीस्कोप है वो हॉरिजॉन्टल था। तो इसकी मदद से हम टेक्योमीटर के टेक्नोमेट्री यूज़ करके हम कैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हमने देखा। और फिर आगे हमने देखा कि जो हमारा टेलीस्कोप है वो थोड़ा सा नीचे हो, स्टाफ ऊपर है, और स्टाफ टोटली वर्टिकल ही है, लेकिन जो हमारा टेलीस्कोप है उसका एंगल थोड़ा सा अप है या तो फिर थोड़ा सा डाउन है। तो उसके मदद से हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे मेज़र कर सकते हैं वो हमने देखा। लेकिन अब जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं उसमें क्या सिचुएशन है कि जो हमारा टेलीस्कोप है उसके पास कोई एंगल है और स्टाफ जो है वो हमारा वर्टिकल नहीं है, थोड़ा सा एंगल उसने बनाए हैं जो इसकी वर्टिकल एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो सके, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हमारा टेलीस्कोप ऊपर है, हमारा स्टाफ नीचे है, तो ऐसे एंगल बनेगा तो हमारा स्टाफ भी ऐसे झुकेगा। तो उसके क्या फॉर्मूला होते हैं दोनों के बीच के डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वो हम देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमारा जो टेक्योमीटर है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं है, ऐसे कुछ वर्टिकल एंगल है। और इससे पहले हमने जैसे देखा कि हमारा स्टाफ था वो टोटली वर्टिकल था। अब यहाँ पे क्या है कि जो इसके पैरेलल होगा हमारा स्टाफ, तो ऐसे कोई वर्टिकल लाइन के साथ कोई एंगल बनेगा। वो कितना होगा, जितना हमारा टेक्योमीटर हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा जितना एंगल बनाता है उसका उतना थीटा जो एंगल है वो वर्टिकल लाइन के साथ होगा। तो मैंने यहाँ पे दिखाया है, जो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए डी यूज़ करते थे, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो है वो हमारा एल है। तो एल का जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे एल कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे जो स्टाफ का प्रोजेक्शन है सी डायरेक्शन, क्योंकि हमें ए वाला पॉइंट चाहिए, क्यू वाला पॉइंट, तो इतना जो है उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे होगा आर साइन थीटा। क्योंकि हम यहाँ पे देखें तो ऐसे एक्सिस ले, तो एक्स डायरेक्शन में अगर हमें इस स्टाफ का प्रोजेक्शन चाहिए तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, आर कॉस थीटा। अगर वाई डायरेक्शन में हमें इसका प्रोजेक्शन चाहिए तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। और सेम यहाँ पे थीटा इस एंगल से है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर हमें इसका प्रोजेक्शन चाहिए, तो एल का क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। और वर्टिकल के लिए हमें चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हो जाएगा एल साइन थीटा, ठीक है। सेम मेथोडोलॉजी से अब हमें फॉर एग्जांपल एल फाइंड करना है, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है के एस प्लस सी, ठीक है। और हमें यहाँ पे अगर डी फाइंड करना है तो क्या होगा, एल कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। इस दोनों का जो टोटल है, मतलब कि एम सी डैश प्लस सी डैश क्यू डैश, डी इज इक्वल टू एम सी डैश प्लस सी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू एल कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, एल कॉस थीटा प्लस आर साइन। अब हमें वर्टिकल फॉर एग्जांपल फाइंड करना है, तो इसका जो एल का जो प्रोजेक्शन है वो वाई डायरेक्शन के ऊपर हम लेंगे, तो वो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है, वो यहाँ पर है एल साइन थीटा, ठीक है। और जो एल हमारा है वो हमने पहले ही लिख दिया है के एस प्लस सी, तो हम इसे यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, के एस प्लस सी आउट ऑफ ब्रैकेट साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। ओके, अब अगर हमें क्यू पॉइंट है उसका हमें आर एल चाहिए, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पी पॉइंट ले लेते हैं जिसका बेंचमार्क 400 टेक 100 ले लेते हैं हम उसका बेंचमार्क, ठीक है। तो अब इसका बेंचमार्क क्या होगा, तो यह इसका जो बेंचमार्क है 100 प्लस एच, तो हम यहाँ पे आ गए। फिर हम यहाँ से वर्टिकल लाइन पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो पी बेंचमार्क को पी प्लस एच प्लस वी, अब हमें नीचे आना है क्योंकि हमें ये क्यू वाला पॉइंट चाहिए, तो माइनस आर कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं, आर एल ऑफ क्यू इज इक्वल टू आर एल ऑफ पी प्लस एच, यहाँ तक आ गए। फिर है प्लस वी, तो हम यहाँ तक आ गए। अब हमें क्यू चाहिए तो माइनस आर कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या है कि थीटा एंगल है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से प्लस है। फॉर एग्जांपल हमारा टेक्योमीटर यहाँ से ऊपर की साइड है, ठीक है, तो हमारा जो स्टाफ है वो ऐसे होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो वी है वो ही ओनली माइनस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग ड्रॉ किया हुआ है, ये फॉर एग्जाम्पल हमारा टेक्योमीटर है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही इसका थीटा एंगल है, और हमारा स्टाफ ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, इसका यहाँ पर थीटा एंगल है। तो इसका आर एल क्या होगा, क्यू का आर एल, तो इसमें क्या होगा, आर एल ऑफ क्यू इज इक्वल टू आर एल ऑफ पी, यहाँ का जो आर एल है प्लस एच जो हमारा यहाँ का डिस्टेंस है टेक्योमीटर की हाइट, माइनस वी मतलब कि इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो, और माइनस आर कॉस थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला और यहाँ का फॉर्मूला, इसमें दो ही चेंज है, यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है
मूवेबल हेयर मेथड, उसके अंदर क्या होता है, जो 3 हेयर होते हैं उसका जो मिडल हेयर होता है वो फिक्स होता है और ऊपर के और नीचे के जो हेयर होते हैं वो मूवेबल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो एस हमारा इंटरवल है वो फिक्स रहता है और उसके मुताबिक हम दोनों हेयर को मूव करते हैं और उसका एंगल मेजर करके करते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि एनालिटिक लेंस का जो हमारा टेलीस्कोप है टेक्योमीटर का, उसके अंदर क्या यूज़ होता है। तो हमने फॉर्मूला में देखा कि D इज इक्वल टू के एस प्लस सी। तो वो जो एडिटिव कांस्टेंट है सी, उसको अगर हमें निग्लिजिबल बनाना है तो हम इन दोनों बीच लेंस के बीच में, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट ग्लास है और ये आईपीस है, ठीक है, तो इसके बीच में एक अलग से जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा ही मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा ही, वो हम ऐड करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा एडिटिव कांस्टेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा वाला है, हमारा ऑब्जेक्ट ग्लास है, ओके, और जो हमारा आई पीस है जहाँ से हम देखते हैं टेक्योमीटर के ऊपर, स्टाफ के ऊपर, तो इसके बीच में हम एक और अलग से लेंस लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा सी जो एडिटिव कांस्टेंट है वो टेंड्स टू ज़ीरो हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो लेंस है वो ऐड करने से एडिटिव कांस्टेंट ज़ीरो हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू के इंटू एस रह जाएगा सिर्फ। यहाँ पे मैंने दो लेंसेस टेलीस्कोप ड्रॉ किए हैं। ये नॉर्मल टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप विथ एनालिटिक लेंस। उसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट ग्लास और आईपीस के बीच में एक तीसरा वाला लेंस होगा, जो हमारा एडिटिव कांस्टेंट सी होता है फॉर्मूला के अंदर, उसको ज़ीरो कर देगा। तो सबसे पहले हम नॉर्मल लेंस टेलीस्कोप को देखते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा डी है, हमें जो वर्टिकल एक्सिस है टेलीस्कोप की और जो हमारा स्टाफ है उसके बीच का डिस्टेंस चाहिए, वो हम डी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी जो फोकल लेंथ है एफ पॉइंट है, तो यहाँ का जो डिस्टेंस है के एस और हमारा जो एडिटिव कांस्टेंट है जिसका फॉर्मूला है डी प्लस एफ, ओके। तो हमारा टोटल ओवरऑल डी है, जो डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप एंड पॉइंट ऑफ स्टाफ, तो वो क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी, ठीक। तो अगर हमें ये जो सर्विंग है टेकोमीटर का, इसे इजी बनाना है, तो अगर हम ये जो सी वाला फैक्टर है एडिटिव कांस्टेंट, उसको हम ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दें तो हमारा फॉर्मूला क्या रह जाएगा, डी इज इक्वल टू के एस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेलीस्कोप के अंदर एक एनालिटिक लेंस, ऑब्जेक्ट ग्लास और आईपीस के बीच में एक एक्स्ट्रा एक लेंस ऐड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो यहाँ से इन्वर्स होता है हमारा विजन, वो डायरेक्टली वर्टिकल लाइन के ऊपर फोकस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू के एस। क्यों, बिकॉज सी इज इक्वल टू एफ प्लस डी, और यहाँ पे तो एफ प्लस डी तो है ही नहीं, इसलिए सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। और जो के है वो हम 100 लेते हैं। क्यों, क्योंकि फॉर्मली मोस्ट ऑफ जो हमारा एफ होता है वो 1 सेंटीमीटर नियर बाय होता है, और जो हमारा आई होता है वो 0.1 mm जितना होता है। तो 0.1 mm जो होता है, मतलब कि इसका जो रेशियो है वो नियर बाय 100 आता है, तो हम के है वो 100 लेते हैं। और उसके बाद है वो जो डी, ओके। तो डी का तो फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी, लेकिन यहाँ पे जो सी है वो 0 हो गया है, तो डी इज इक्वल टू के एस, ओके। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम एस के ऊपर रीडिंग लेते हैं तो के हमारा 100 है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एस के ऊपर कोई हमारा रीडिंग आता है, फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर है, ओके, यहाँ का जो एस का इंटरवल है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो डायरेक्टली हमारा जो डी है वो मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एस के ऊपर 1 मीटर आया है, तो 1 इंटू 100, तो हमारा डी है वो 100 मीटर हो गए। ये बेनिफिट है, आप माइंड से भी कैलकुलेट करके जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो रफली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, जब हम ऑब्जेक्ट ग्लास और आईपीस के बीच में एक एनालिटिक लेंस रखते हैं तो जो है उसका सभी लेंस का फोटोन कंजप्शन होता है, तो लाइट है उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, क्योंकि एक लेंस हमने इसमें बढ़ा दिया है, तो लाइट कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो ब्राइटनेस है वो हम इवनिंग टाइम या फिर मॉर्निंग टाइम है उसके अंदर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इससे रीडिंग लेना स्टाफ के ऊपर, तो लाइट कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और एक डिसएडवांटेज है कि इसके बीच का जो लेंस है उसको हम इजीली साफ़ नहीं कर सकते, ठीक है, पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट हमें ओपन करना पड़ेगा। और ये एक लेंस एक्यूरेटली ऐड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट की प्राइस है वो भी ओवरऑल बढ़ जाती है। ये है इसके मेन डिसएडवांटेजेस, ओके। ये वाली जो अब हम मेथड देखेंगे वो है मूवेबल हेयर मेथड। इससे पहले हमने जो देखी है वो फिक्स हेयर मेथड देखी है, जिसके अंदर जो 3 हेयर होते हैं वो फिक्स होते हैं। मूवेबल हेयर मेथड के अंदर क्या होता है कि जो बीच वाला हेयर है वो फिक्स होता है और ऊपर का हेयर
और नीचे का हेयर, दोनों को हम फ्लेक्सिबली मूव कर सकते हैं ताकि जो फिक्स लेंथ ऑफ द सब्सटेंस बार है वो हम उसके मुताबिक रीडिंग ले सकें। तो उससे पहले हम कंपैरिजन देख लेते हैं कि हमारा स्टेडिया प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है, मतलब कि फिक्स हेयर वाला जो टेक्योमीटर था उसके अंदर क्या होता है, ये हमारा टेक्योमीटर है और सामने हम स्टाफ रख के उसके ऊपर का अपर हेयर और लोअर हेयर 3 रीडिंग लेते हैं, ठीक है। तो वो जो टोटल लेंथ है वो हम एस कहते हैं। तो वो वेरिएबल होती है क्योंकि अगर हम पीछे जाएंगे तो जो हमारा एस लेंथ है वो ज़्यादा दिखाएगी, नज़दीक हो गए तो एस लेंथ है वो कम हो जाएगी क्योंकि हमारा जो एंगल ऑफ टेक्योमीटर है वो फिक्स है, जो बीटा है, ठीक है। लेकिन मूवेबल हेयर के अंदर क्या होता है कि जो हेयर है वो हम अप डाउन कर सकते हैं, ऊपर वाला हेयर और नीचे वाला हेयर। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो थीटा बीटा जो एंगल है वो चेंज होता रहता है, लेकिन एस जो हमारा होता है, 3 जो हेयर के रीडिंग होते हैं इसके अंदर फिक्स होते हैं क्योंकि जो ये हेयर है वो हम अप डाउन करके फ्लेक्सिबल ही है, तो बीटा एंगल है वो हमारा वेरिएबल होगा और जो एस डिस्टेंस है वो हमारा फिक्स होगा मूवेबल हेयर मेथड के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हमें बीटा एंगल मेज़र करना पड़ेगा क्योंकि जो एस है हमारा फिक्स है। तो एस जो हमारा फिक्स है वो 2 तरीके से लिया जाता है, वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली। ओके, उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं उसे सब्सटेंस बार कहते हैं। तो इसे कई बार सब्सटेंस मेथड भी कहा जाता है, जो मूवेबल हेयर मेथड है। तो उसके लिए हम देखेंगे सब्सटेंस बार कैसा दिखता है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ओके, ये जो हमारा है वो है सब्सटेंस बार, ठीक है। ये जो यहाँ पे डिस्टेंस होता है वो 2 या 3 मीटर होता है, वो फिक्स होता है, जिसके मदद से हम कितनी भी दूरी से या नज़दीक से लेंगे तो ये वाला जो फिक्स होता है। तो टेक्योमीटर के ऊपर का जो एंगल है वो वेराइज होगा क्योंकि हम जो टेक्योमीटर के हेयर है, ऊपर हेयर एंड डाउन है, ये वाला बीच वाला जो हेयर होता है वो फिक्स हेयर होता है, ऊपर का जो हेयर होता है वो मूवेबल होता है और बिलो का जो लेवल बार है वो भी मूवेबल होता है। तो उसको हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग होता है, किसी में स्क्रू से होता है, किसी में डिजिटली होता है। तो जो हेयर है उसको हम मूव कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, बीटा जो एंगल है वो वेराइज होगा, ठीक है। ये वर्टिकल सब्सटेंस बार है, तो ये 2 या 3 मीटर होगा, या फिर हॉरिजॉन्टल सब्सटेंस बार जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो ऑन साइट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर टेक्योमीटर से हम रीडिंग लेते हैं और जो हमारा थीटा एंगल है वो हम मेज़र करते हैं। तो जो 3 हेयर होते हैं हमारे टेक्योमीटर के ऊपर, इसमें बीच वाला फिक्स होता है और ऊपर और नीचे के दोनों फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इसके अंदर मेनली 2 मेथड है, तो वो हम वर्टिकल सब्सटेंस बार वाली मेथड और हॉरिजॉन्टल सब्सटेंस बार वाली मेथड, तो दोनों के ही हम यहाँ पे उसका डेरिवेशन देखेंगे। ओके, मूवेबल हेयर मेथड के अंदर 2 मेन मेथड है, वर्टिकल सब्सटेंस बार मेथड एंड हॉरिजॉन्टल सब्सटेंस बार मेथड। तो सबसे पहले हम वर्टिकल सब्सटेंस बार मेथड को पढ़ेंगे। तो वर्टिकल सब्सटेंस बार है तो कॉमन सेंस है कि जो हम स्टाफ था हमारे पास वो भी हम वर्टिकली पकड़ते थे। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन टेक्योमीटर का वो सेम ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल जब दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होते हैं तो d इज इक्वल टू दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है d इज इक्वल टू के एस प्लस सी। और अगर हमारा जो टेक्योमीटर है वो इंक्लाइन है और स्टाफ वर्टिकल है तो उसका भी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था इससे पहले, यहाँ पे d और v का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इस दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो, तो d इज इक्वल टू के एस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सी कोस थीटा, और जो v का फॉर्मूला था के एस साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी साइन थीटा। ओके, तो दोनों के दोनों फॉर्मूला सेम ही रहेंगे, लेकिन जो हमारा सब्सटेंस बार होता है तो फ्लेक्सिबल जो मूवेबल हेयर होते हैं तो उसको मूव करने के लिए उसके ऊपर स्क्रू दिए गए होते हैं, जो हमारा टेक्योमीटर होता है। तो उसके अंदर से हम जो हमारा हेयर है, फॉर एग्जांपल ये हमारा है, ये फिक्स है और ये दोनों है वो मूवेबल हेयर है। तो इसको अप डाउन मूव करने के लिए क्या होता है कि उसके अंदर एक स्क्रू दिया गया होता है, तो उसको हम मूव अप रोटेट करके इस हेयर को अप या डाउन कर सकते हैं। तो कोई भी स्क्रू होता है तो उसकी एक पिच होती है, फॉर एग्जांपल ये स्क्रू है तो उसके ऊपर जो स्पाइरल वाला शेप होता है जिससे वो स्क्रू डिफाइन होता है तो उसकी एक पिच लेंथ होती है। मीटर के ऊपर के दोनों के हेयर है नीचे का और ऊपर का, उसको मूव करने के लिए हम स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं।
तो स्क्रू की अपनी एक पिच होती है। पिच क्या होता है कि स्क्रू को एक रोटेशन देने से वो जो है वो कितना ऊपर जाएगा या फिर कितना अंदर जाएगा, जो वो लेंथ होती है उसे पिच कहते हैं। दोनों भी अप्स है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे पिच कहते हैं। ओके, तो पिच को हम डेरिवेशन में पी से दिखाएंगे। और जो रोटेशन है, फॉर एग्जांपल हमने 2 रोटेशन किए तो कितना स्क्रू अंदर जाएगा, मतलब कि हमारा हेयर कितना अंदर जाएगा, तो 2 टाइम्स पी हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक लेके एक बार हमने रोटेशन लिया है तो एक बार। तो जो रोटेशन है उसको हम डेरिवेशन में एम से दिखाएंगे। तो अब हम इसका जो डेरिवेशन है वो हम देखते हैं। ओके, वर्टिकल सब्सटेंस बार के अंदर जो हमारी पिच थी स्क्रू की वो हम पी से दिखाएंगे, और जो उसके रोटेशन है, स्क्रू को हम कितना रोटेट करके अप या डाउन करते हैं तो उसको हम एम से दिखाएंगे। ठीक है, तो वो हमारा हो गया पी एम। ओके, तो अब हमारा स्टेडिया इंटरवल है, स्टेडिया इंटरवल आई जो है वो अब इस दोनों के इक्वल होगा, तो पी एम। ठीक है, ये हमारी स्क्रू की पिच है और ये नंबर ऑफ रोटेशन है। फॉर एग्जांपल 2 है तो यहाँ पे 2 1.5 है, या फिर हाफ रोटेशन, जितना भी रोटेशन है वो। ओके, तो अब हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो है वो है के। ओके, के का फॉर्मूला है एफ डिवाइड बाई आई। ओके, तो आई का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे रख देते हैं, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डिवाइड बाई पी एम। ठीक है, तो अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला जो है डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी। के का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ से इसको इसमें प्लेस करेंगे, तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डी इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई पी एम मल्टीप्लाई बाई एस प्लस सी। ओके, अब जो हमारा एफ है, पिच है, वो फिक्स है, एफ जो है लेंस का वो फिक्स है, तो हम इसे एक नया कांस्टेंट बना देते हैं, के इज इक्वल टू एफ बाई पी। ओके, अब हम यहाँ पे एफ डिवाइड बाई पी है तो उसके रिप्लेसमेंट में के लिखेंगे, तो डी इज इक्वल टू के एस डिवाइड बाई एम जो हो रोटेशन है स्क्रू के, प्लस सी एडिटिव कांस्टेंट जो भी है। ओके, अब इसके अंदर जो एरर रह जाती है, इंडेक्स एरर, वो हम रोटेशन जो होते हैं उसके अंदर जो इंडेक्स एरर होती है उसको हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे, तो डी इज इक्वल टू के एस एम माइनस ई प्लस सी। ये जो है हमारी वो इंडेक्स एरर है। ओके, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो हमें वर्टिकल सब्सटेंस बार के लिए, अगर हमारा स्टाफ जो है वो हॉरिजॉन्टल है, टेक्योमीटर में कोई एंगल नहीं है, दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टल है, ऐसे है, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सेम मेथोडोलॉजी से अगर हमारा जो टेक्योमीटर है वो थोड़ा सा इंक्लाइन है, ओके, और स्टाफ हमारा ऊपर है, तो अगर हमारा थीटा बनता है तो उसके लिए हम अब डेरिवेशन देखते हैं। तो सेम डी इज इक्वल टू के एस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सी कोस थीटा था, तो उसके अंदर जो हमारा के वाला फॉर्मूला है उसको हमें सिर्फ इससे रिप्लेस करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, के एस एम माइनस ई कोस स्क्वायर थीटा प्लस सी कोस थीटा। और जो वर्टिकल हमारा डिस्टेंस था वो के एस रोटेशन ऑफ द स्क्रू माइनस इंडेक्स एरर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस सी साइन थीटा। ओके, ये दोनों जो फॉर्मूला है वो हम ओल्ड के साथ रिलेट करते हैं। अगर हमारा स्टेडिया वाला फिक्स हेयर वाला मेथड था तो उसके अंदर डी के एस प्लस सी था, तो इसके अंदर क्या है, अगर हमारा हेयर मूविंग हेयर है तो उसके अंदर रोटेशन होगा स्क्रू का कुछ, ओके, और इंडेक्स एरर होगी वो हमें डिडक्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो फॉर्मूला बेसिकली आप देखें तो ये वाला इतना ही रिप्लेस हुआ है यहाँ। और सेम मेथोडोलॉजी से अगर आपका टेक्योमीटर इंक्लाइन है, ओके, तो उसके अंदर मेथड सेम ही रहेगी, के रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा, के डिवाइड बाई एम माइनस ई, और यहाँ पर भी। और सो मेथोडोलॉजी से हमें पता चलता है कि फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही है। अब हम आगे देखेंगे हॉरिजॉन्टल सब्सटेंस बार के लिए।
ओके, वर्टिकल सब्सटेंस बार मेथड के अंदर जो हमने के और सी जो देखे उसका हम डेरिवेशन देखेंगे, मतलब कि मल्टीप्लाइंग जो कांस्टेंट है और एडिटिव कांस्टेंट है उस दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो हम सबसे पहले डिराइव करेंगे। तो वर्टिकल सब्सटेंस बार के अंदर जो सब्सटेंस बार होता है उसका जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है, एस जो होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो एक्सपेरिमेंट करेंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के ऊपर से हम D1 दोनों के दोनों हमें मालूम है, मतलब कि मेज़र कर सकते हैं, ऐसे ही हम रीडिंग लेंगे। तो D1 और D2 दो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे प्रैक्टिकल, जिसके ऊपर से हमें फर्स्ट में से D1 मिलेगा और दूसरे से D2। और इन दोनों के बीच में जो S होता है, जो हमने सब्सटेंस बार की मदद से रीडिंग लिया है, वो दोनों का फिक्स रहेगा। तो इससे क्या होगा कि हम फॉर्मूला की मदद से इसे हम डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डी का फॉर्मूला है, तो फर्स्ट रीडिंग के लिए हम D1 इज इक्वल टू KS डिवाइड बाई M1 माइनस ई। यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग है इसलिए यहाँ पे मैंने 1 से नोटेशन दिया है, M1 माइनस ई प्लस सी। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे KS को लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ तो KS इज इक्वल टू D1 माइनस सी M1 माइनस ई। ओके, अब ये जो हमारा इक्वेशन है इसे मैं इक्वेशन ए नाम दे देता हूँ। ओके, सेम मेथडोलॉजी से D2 इज इक्वल टू KS डिवाइड बाई M2 माइनस ई प्लस सी। तो इसके ऊपर से मैं इक्वेशन 2 बनाऊंगा, KS इज इक्वल टू D2 माइनस सी इंटू M2 माइनस ई। ये है हमारा इक्वेशन बी। ओके, तो अब हम दोनों के दोनों इक्वेशन में KS तो सेम ही है, तो हम इस दोनों को इंटर रिलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इन दोनों को इक्विवेलेंट करके फ्रॉम A एंड B वी कैन राइट D1 माइनस सी इंटू M1 माइनस ई इज इक्वल टू D2 माइनस सी M2 माइनस सी। अब इसमें जो इंडेक्स एरर है उसको हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है, तो इसे हम करता बनाएंगे। तो उसके लिए डेरिवेशन मैंने पहले से ही कर दिया है, तो मैं यहाँ पे ऐसा सोचता हूँ कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स मालूम है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे ये मैंने डिराइव किया है। ई को मेनली मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये जो ई है इसको कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड लेके ई इज इक्वल टू M2 D2 माइनस सी माइनस M1 D1 माइनस सी डिवाइड बाई D2 माइनस D1। ओके, ये अब हमारा ई हो गया। अब जो ये इंडेक्स एरर है उसको हम इक्वेशन नंबर जो ए है उसके अंदर हम प्लेस करेंगे। तो हमारा KS वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S को मैं नीचे ले लेता हूँ, K इज इक्वल टू D1 माइनस सी डिवाइड बाई S। ओके, अब ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर मैं E प्लेस करने वाला हूँ, तो इसको मैं अलग ब्रैकेट में दिखाता हूँ, M1 माइनस, अब E जो है उसके रिप्लेसमेंट में मैं ये वाला लिखूँगा, M2 D2 माइनस सी माइनस M1 D1 माइनस सी डिवाइड बाई D2 माइनस D1। ओके, इसको अब मैं K को जो है वो मैं सिंपल फॉर्म में लिखता हूँ, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके K इज इक्वल टू D1 माइनस सी डिवाइड बाई S D2 माइनस D1 इन ब्रैकेट M1 D2 माइनस M1 D1 इंटू D2 सी M2। ओके, तो K इज इक्वल टू मैं सिंपली लिख सकता हूँ यहाँ से इज इक्वल टू D1 माइनस सी इन ब्रैकेट
D2 माइनस सी M1 माइनस M2, ये वाला तो ऐसा ही है, D2 माइनस D1। ओके, तो अब ये जो हमारा C है, ये है हमारा रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एंड एडिटिव कांस्टेंट। मतलब कि जो K और C है उस दोनों के बीच का जो रिलेशन है वर्टिकल सबस्टेंस बार मेथड में, वो ये है। ओके, अभी हमने वर्टिकल सब्सटेंस बार मेथड देखी, अब हम हॉरिजॉन्टल सब्सटेंस बार देखेंगे। हॉरिजॉन्टल सब्सटेंस बार के अंदर जो सब्सटेंस बार होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल के अंदर वर्टिकल होता है। तो इसके अंदर एस जो होता है वो फिक्स होता है और बीटा जो हमारा होता है वो वेरिएबल होता है। तो फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो बीटा है और उसका हाफ है वो बीटा 2। ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है सब्सटेंस का बार का वो एस है, तो इसका जो हाफ है वो 0.5 एस होगा, सो S/2। तो इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, cot बीटा बाई 2 इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई S/2। सो डी को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं तो डी इज इक्वल टू S/2 cot बीटा बाई 2। तो cot को अगर हम 1 इनवर्स कर दे तो इसे हम 10 भी लिख सकते हैं। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं S/2 इंटू 10 बीटा बाई 2। ओके, अब ये जो बीटा एंगल होता है वो बहुत ही छोटा होता है, तो हम 10 बीटा बाई 2 लिखे या तो फिर बीटा बाई 2 लिखे, दोनों का दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होगा। ओके, सो 10 बीटा बाई 2 बहुत ही स्मॉल होता है, तो ये जो बीटा एंगल है तो 10 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू हम बीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे प्लेस करेंगे। जो बीटा का जो एंगल है वो रेडियंस में होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू S/2 इंटू बीटा बाई 2। सो ये 2 चले जाएंगे, S डिवाइड बाई बीटा। ओके, S तो हमारा सब्सटेंस बार का फिक्स होता है, जो एंगल है उसके फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है और कोई भी डिग्री 1 डिग्री है, जो भी एंगल है उसको हम S डिवाइड बाई कर देते हैं तो हमारा डायरेक्टली डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा था कि टेक्योमीटर की टोटल मेन 2 मेथड्स हैं, स्टेडिया मेथड एंड टेंजेंटियल मेथड। स्टेडिया मेथड की 2 सब मेथड है, फिक्स हेयर मेथड एंड मूवेबल हेयर मेथड, वो दोनों हमने देखी। अब हम देखेंगे टेंजेंटियल मेथड। तो टेंजेंटियल मेथड के अंदर क्या होता है कि हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल बार होता है क्रॉस हेयर, उसका ही यूज़ करते हैं, अपर एंड लोअर क्रॉस हेयर का यूज़ नहीं करते। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला लोअर हेयर वाला रीडिंग और अपर हेयर वाला रीडिंग रीड करना है, तो मैं क्या करूँगा कि जो टेक्योमीटर है उसको सबसे पहले मैं लोअर हेयर का रीडिंग लेने के लिए नीचे झुकाऊंगा, वो रीडिंग लूँगा, फिर ऊपर का जो मुझे रीडिंग लेना है वो मैं रीडिंग लूँगा, और जो मैंने ये खिसकाया है उसके बीच का जो एंगल बनेगा अल्फ़ा, उसको मैं काउंट में लेके फिर उसको कैलकुलेशन करके जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसे मेजर करूँगा। सो बेसिकली टेंजेंटियल मेथड यही है कि उसमें अपर एंड लोअर हेयर का यूज़ नहीं करना है। ओके, तो टेंजेंटियल हेयर मेथड उसमें सिर्फ क्रॉस हेयर है वही यूज़ होता है ये, और ये प्रैक्टिकल मेथड नहीं है और बहुत स्लो मेथड है, और एक्यूरेसी भी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। एरर अगर छोटी सी भी एरर होगी तो उसका आंसर में बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके अंदर मेनली 3 पार्ट्स है, मतलब कि कौन से इंस्ट्रूमेंट की कौन सी पोजीशन है। फॉर एग्जांपल ए पोर्शन है तो उसमें बोथ एंगल्स आर एंगल्स ऑफ एलिवेशन, मतलब कि इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि टेक्योमीटर से 2 रीडिंग लेते हैं, पहले नीचे वाला हेयर का, फिर उसे थोड़ा सा वर्टिकली कोई एंगल अल्फा पे घुमा के दूसरा वाला रीडिंग लेते हैं। तो इसमें हमें 2 जो डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ फर्स्ट वन जो होगा वो α2 होगा, और फिर ऊपर अपर हेड का जो रीडिंग हमें लेना है वो α1 होगा, और जो हमारा है यहाँ पे S हो जाएगा जो हमारे लिए। दूसरा केस है उसके अंदर दोनों के दोनों जो एंगल्स है वो डिप्रेशन में जाएंगे, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके नीचे α1 एंड α2। और तीसरा जो केस है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन के एक ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा। हम इस केस के अंदर थोड़ा सा डेरिवेशन देखते हैं, बाद में हम इस दोनों के डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला केस है बोथ एंगल्स आर एट एंगल्स ऑफ एलिवेशन। ओके, तो इसके अंदर ऐसा कुछ होगा कि हमारा जो टेक्योमीटर है और जो स्टाफ है वो थोड़ा सा ऊपर होगा, तो टेक्योमीटर का फर्स्ट रीडिंग हम लेंगे ऐसे रख के। ओके, तो उसका जो एंगल है वो α2 होगा,
फिर वापस थोड़ा सा वर्टिकली घुमा के एंगल लेके उसका अपर क्रॉस हेयर का रीडिंग लेंगे, या फिर जो अगर हम सब्सटेंस बार यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर का फोकस करके रीडिंग लेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा अल्फ़ा 1 एंगल। ओके, तो अब बेसिकली टेन अल्फ़ा 2 करके हम रीडिंग ले सकते हैं डायरेक्टली। टेन अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू वी बाई डी। ओके, तो इससे हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वर्टिकल जो है v इज इक्वल टू डी टेन अल्फ़ा। ओके, इसे हम इक्वेशन ए नाम दे देते हैं। फिर अल्फ़ा 1 के लिए सेम ही प्रोसीजर है, टेन अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू वी प्लस एस, क्योंकि इतना डिस्टेंस है यहाँ से इतना, तो इसके लिए टेन अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू वी प्लस एस डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू वी प्लस एस इज इक्वल टू डी टेन अल्फ़ा 1। इसे हम बी इक्वेशन नाम दे देते हैं। तो ए में से बी बात करेंगे तो ये वी वी निकल जाएगा, तो एस इज इक्वल टू डी टेन अल्फ़ा 1 माइनस डी टेन अल्फ़ा 2। डी को कॉमन ले लेते हैं और डी को हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो ए वाला इक्वेशन बन जाएगा डी इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई इन ब्रैकेट टेन अल्फ़ा 1 माइनस टेन अल्फ़ा 2। ओके, अब जो हमारा ये इक्वेशन था इसके अंदर डी की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो वी का इक्वेशन जो है वर्टिकल डिस्टेंस जो है हमारा, उसका क्या हो जाएगा इक्वेशन, v इज इक्वल टू एस टेन अल्फ़ा 2 डिवाइड बाई इन ब्रैकेट टेन अल्फ़ा 1 माइनस टेन अल्फ़ा 2। ओके, यही दोनों इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसके लिए d इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टेन अल्फ़ा 1 माइनस टेन अल्फ़ा 2, और इसका ही v का फॉर्मूला एस टेन अल्फ़ा 2 डिवाइड बाई टेन अल्फ़ा 1 माइनस टेन अल्फ़ा 2। इसी तरीके से इसमें हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख देते हैं। डी इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या है कि दोनों के दोनों जो एंगल है अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 दोनों के दोनों डिप्रेशन में है। ओके, तो इसके अंदर डी का फॉर्मूला क्या होगा, एस डिवाइड बाई टेन अल्फ़ा 2 माइनस टेन अल्फ़ा 1, और वर्टिकल एंगल जो है उसका क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस जो है v इज इक्वल टू एस टेन अल्फ़ा 2 डिवाइड बाई टेन अल्फ़ा 2 माइनस टेन अल्फ़ा 1। सेम इसके अंदर अगर एक अप डायरेक्शन में है और एक लोअर डायरेक्शन में है अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2, तो हमारा डी का फॉर्मूला क्या होगा, डी इज इक्वल टू एस, अब इस दोनों में माइनस था इसके अंदर दोनों प्लस हो जाएंगे, टेन अल्फ़ा 1 प्लस टेन अल्फ़ा 2, और v का हमारा इक्वेशन क्या होगा, v इज इक्वल टू एस टेन अल्फ़ा 2 टेन अल्फ़ा 1 प्लस टेन अल्फ़ा 2। ओके, ये सारे के सारे जो है हमारे इक्वेशन हो गए सभी कंडीशन के लिए। फील्ड वर्क इन टेक्योमेट्री, इसके अंदर मेन 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कंट्रोल पॉइंट, यानी कि मेन जो कंट्रोल पॉइंट है टेक्योमीटर का उसको एस्टैब्लिश करना। सेकंड पॉइंट है कि हम जो भी एरिया का सर्वे करने जा रहे हैं उसके अंदर सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टेशन है वो हमें डिफाइन करने हैं, यानी कि एस्टैब्लिश करने हैं। थर्ड पॉइंट है इस रिड्यूस लेवल, सभी जो हमने स्टेशन डिफाइन करे हैं उसके हमें आरएल चाहिए। ओके, तो सबसे पहले रिकॉनेसेंस करेंगे, यानी कि बेसिक सर्वे करेंगे। जो हमें एरिया सर्वे करना है, फॉर एग्जांपल हमें ऐसा कोई रैंडम एरिया सर्वे करना है तो इसका हम बेसिक सर्वे करेंगे, यानी कि कहाँ कहाँ पर हम जो है वो हमारा टेक्योमीटर का स्टेशन डिफाइन कर सकते हैं, ताकि हमें उस पॉइंट से मैक्सिमम जो पॉइंट्स है वो दिखे और उसके हम रीडिंग ले सकें। ठीक है, फिर है फिक्सिंग स्टेशन। ओके, जो हमने रफ स्टेशन डिफाइन किए हैं उसके अंदर जो मैक्सिमम एरिया कवर करते हैं उतने और मिनिमम स्टेशन हमें रखने हैं। नेक्स्ट है फील्ड ऑब्जर्वेशन। ओके, तो उसके अंदर मेनली 5 पॉइंट है, लेकिन उससे पहले स्टेशन है वो फिक्स करे उससे पहले हमें ध्यान में रखना है, अगर छोटा सा एरिया है तो हमें इसे क्लोज टावर्स कर देना है। ठीक है, और अगर बड़ा सा एरिया है तो क्या करेंगे, हम ऐसे हम क्लोज नहीं कर सकते, तो इसे छोटे छोटे ट्राइंगल में कवर अप कर देंगे। ठीक है, कोई भी बड़ा सा एरिया है तो उसे ट्राइंगल के अंदर हम डिवाइड कर देंगे।
ओके, अब फील्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर मेनली 5 पॉइंट है। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करें, फिर जो इंस्ट्रूमेंट की हाइट है उसे हम मेज़र करेंगे, फिर इंस्ट्रूमेंट का ओरिएंटेशन सेट करेंगे, फिर जो स्टाफ है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर जो डिस्टेंस है स्टाफ और टेक्योमीटर के बीच का और अल्टीट्यूड है वो हम ऑब्जर्व करेंगे। ओके, अब फिर है जो हमने रीडिंग लिए हैं सारे के सारे, उसे हमें फील्ड बुक में अंदर राइट डाउन करने पड़ेंगे ताकि हम फर्दर एनालिसिस कर सकें। तो उसके अंदर मेनली 11 पॉइंट्स है जो आपको फील्ड बुक के अंदर लिखने होते हैं। फर्स्ट वन इज आपको स्टेशन लिखना है। लेकिन अगर आपने ABCD फॉर एग्जांपल रैंडम कितने सारे स्टेशन लिए हैं, तो आप जो भी स्टेशन के अंदर है उस स्टेशन का आपको नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे A स्टेशन पे हूँ या P स्टेशन पे हूँ, कोई भी स्टेशन पे हूँ, उस स्टेशन का मुझे यहाँ पे नाम लिखना है। फिर इंस्ट्रूमेंट की हाइट जो भी हो आपकी वो आपको नोट करनी है। फॉर एग्जांपल 1.5 है, 1.5 मीटर है बेंच मार्क से, तो वो मैं वहाँ पे लिख दूँगा। फिर स्टाफ स्टेशन है, मतलब कि स्टाफ फॉर एग्जांपल मैं A पे खड़ा हूँ और स्टाफ D पे है, तो स्टाफ कौन से स्टेशन पे है वो मुझे लिखना है। फॉर एग्जांपल D के ऊपर है तो वो मैं यहाँ पे D लिखूँगा। फिर उसका बेरिंग कितना है, ठीक है, बेरिंग आप वॉल सर्कल बेरिंग ले रहे हैं या रिड्यूस सर्कल बेरिंग ले रहे हैं, उसके मुताबिक जो भी बेरिंग हो। फॉर एग्जांपल मेरा 45 डिग्री है तो मैं 45 डिग्री लिख देता हूँ। फिर वर्टिकल एंगल, जो आपका टेक्योमीटर है उसका जो एंगल होगा वर्टिकल मेजरमेंट के दौरान, तो वो वर्टिकल एंगल कितना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर है स्टेडिया हेयर मेथड। स्टेडिया हेयर मेथड के अंदर हम 2 रीडिंग लेते थे, टॉप एंड बॉटम हेयर का। तो दोनों के दोनों रीडिंग लिखने हैं। ऐसे टॉप लिखे, फिर लाइन करके नीचे बॉटम का लिखे। फिर है एक्शियल हेयर रीडिंग, मतलब कि सेंटर का जो हेयर है उसका रीडिंग आपको यहाँ पे लिखना है। फिर स्टेडिया इंटरसेप्ट है, वो आपको यहाँ पे लिखना है, एस जो हम बोलते हैं उसे। फिर आपको जो है यहाँ पे डी डिस्टेंस, जो हमने अलग अलग फॉर्मूला डिराइव किए थे हॉरिजॉन्टल के लिए, इंक्लाइन के लिए, फिर डिप्रेशन में है पूरा का पूरा, तो उसके लिए हमें करना है। फिर वर्टिकल जो हमारा पॉइंट है, मतलब कि वर्टिकल डिस्टेंस कितना है हॉरिजॉन्टल लाइन से, वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आर रेडियस लेवल है इंस्ट्रूमेंट का, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और स्टाफ का है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे ही पूरा का पूरा अलग अलग आप पॉइंट पे जाएंगे तो अलग अलग पॉइंट के लिए, अलग अलग स्टाफ के लिए आपकी जो फील्ड बुक है वैसे आपको यहाँ पे फिलअप करना है। रिडक्शन ऑफ रीडिंग्स। टेक्योमेट्री सर्वे के बाद क्या होता है कि फील्ड बुक के अंदर बहुत सारे रीडिंग होते हैं। तो अभी तो कैलकुलेटर और कंप्यूटर आ गए हैं, लेकिन पहले के ज़माने में इतने सारे रीडिंग का कैलकुलेशन करना बहुत ही ट्रिमेंडस टास्क हो जाता था। तो उसके लिए सब लोग तभी स्टेडिया टेबल्स, स्टेडिया डायग्राम्स या फिर स्टेडिया स्लाइड रूल यूज़ करते थे। तो मैं आपको सबसे पहले स्टेडिया टेबल दिखाता हूँ। तो ये स्टेडिया टेबल है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल, फिर एलिवेशन, और ये अलग अलग डिग्री के लिए दिया गया है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एंड मिनट्स जो है 0 2 4 2 के इंटरवल में 60 तक दिए गए हैं। फिर सी जो दिया गया है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया गया वो हम यहाँ पे देखते हैं। d इज इक्वल टू जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है के एस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस सी साइन थीटा। ओके, तो अब हम वापस टेबल में देखते हैं। तो स्टेडिया टेबल जो है उसके अंदर यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिखाया गया है, तो ये जो क्या है, ये सारी की सारी जो वैल्यू है वो के कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो के कोस स्क्वायर थीटा है उसकी रेडीमेड वैल्यू हमें उसके थीटा पर से मिल जाएगी, क्योंकि के जो है वो हम 100 लेते हैं। ओके, और जो ये वाली सारी वैल्यू है एलिवेशन वाली, वो के साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 की वैल्यू है। ओके, वो अलग अलग डिग्री के लिए है। फॉर एग्जांपल आपको कोई डिग्री दी गई है 2 डिग्री एंड 2 मिनट्स, तो आपको यहाँ पे दिखना है 2 डिग्री एंड 2 मिनट्स, जो आपको यहाँ पे दिखना है। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें पता चले। फॉर एग्जांपल हमारा जो थीटा है इसके अंदर, ये जो थीटा है उसको हम 2 डिग्री एंड 2 मिनट्स लेते हैं। टू डिग्री एंड 2 डिग्री 2 मिनट्स लेते हैं, ठीक है। इसे मैंने ऐसे ही सिंपली डैश करके दिखाया है। 2 मिनट्स एंड 2 डिग्री थीटा को लेते हैं,
और फिर हम देखते हैं 2 डिग्री इन 2 मिनट्स के लिए क्या है। तो सबसे पहले हमें एस भी चाहिए, एस को डिफाइन करना है। तो एस इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एस इज इक्वल टू 1 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। फिर आगे हम ले लेते हैं सी, जो हो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू ले लेते हैं हम 0.75 फॉर एग्जांपल। ओके, तो अब हम टेबल में से देखेंगे कि ये जो थीटा की वैल्यू है 2 डिग्री एंड 2 मिनट्स, उसके लिए के कोस स्क्वायर थीटा क्या है और के साइन 2 थीटा क्या है। तो ये टेबल में हम जाएंगे, 2 डिग्री यानी कि ये वाला टेबल हमें देखना है, और 2 मिनट्स सो यहाँ पे। सो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर जो है के कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 99.87 होगा, और जो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला है उसके अंदर जो के साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 है उसके लिए 3.55 वैल्यू होगी। तो उसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेबल में से हमने वैल्यू जो ली है वो है 99.87, और यहाँ पर जो टेबल में से वैल्यू ली है वो लिखते हैं 3.55। ओके, सो अब हम डी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो डी इज इक्वल टू, हमारा एस जो है वो 1 है, इंटू 99.87 प्लस सी कॉस थीटा, वो हमारा क्या है, तो उसे देखने के लिए हमें वापस टेबल के अंदर जाना पड़ेगा। सी जो हमारा है 0.75 है। ओके, तो दोनों के लिए, डी के लिए सी अलग होगा, वी के लिए सी अलग होगा। तो डी के लिए और वी के लिए सी हम यहाँ पे देखते हैं, सी इज इक्वल टू 75। तो टेबल के नीचे दिया गया है 75 के लिए जो डी है ओरिजेंटल डिस्टेंस, उसके लिए सी 70.75 है, और जो वी है उसके लिए सी 0.03 है। तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो डी इज इक्वल टू एस जो है 1 इंटू के कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 99.87 प्लस 0.75, तो उसके क्या आंसर होगा 100.62 मीटर। तो हमारा ओरिजिनल डिस्टेंस है वो 100.62 मीटर है। अब v इज इक्वल टू हम देखते हैं, तो v इज इक्वल टू 3.5, फर्स्ट ऑफ ऑल s 1 है इंटू 3.55 प्लस जो हमने c देखा 0.03, तो उसकी क्या टोटल वैल्यू होगी 3.58 मीटर। सो इस वैल्यू के लिए हम स्टेडिया टेबल में से देख के बता सकते हैं कि d इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो 100.62 है, एंड जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 3.58 मीटर है। तो अभी तो कैलकुलेटर और कंप्यूटर आ गए, तो ये जो कैलकुलेशन है वो डायरेक्टली आप बिना पेपर के भी डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब कैलकुलेटर एडवांस नहीं थे तब ये मेथड यूज़ करते थे, स्टेडिया टेबल। फिर स्टेडिया डायग्राम आता है, और उसके सिवा एक जो होता है वो स्टेडिया स्लाइड रूल होता है, उसके अंदर भी आप देख के डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो सारी की सारी मेथड्स है वो बहुत ही ओल्ड है, तो हम ये वाली मेथड्स अभी यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली कैलकुलेटर ही यूज़ करते हैं। टेक्योमीटर सर्वे के अंदर जो हमारा लास्ट पोर्शन है थियरी का, वो है एरर्स एंड प्रेसिजन। तो सर्वेइंग के अंदर बहुत सारी टाइप्स ऑफ एरर होती है, तो उसके अंदर मेनली 3 एरर्स है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर एंड नेचुरल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर फॉर एग्जांपल आप देखें तो जो टेक्योमीटर है उसके अंदर इम्परफेक्शन है, या तो फिर इनप्रॉपर स्टेडिया इंटरवल है, या तो फिर जो स्टेडिया रोड है उसके अंदर ग्रेजुएशन जो है उसमें एरर्स है, वर्टिकल सर्कल इंडेक्स में एरर है। तो इसी तरीके से जो भी इंस्ट्रूमेंटल एरर है, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर आ गई है, पुराना इंस्ट्रूमेंट है या फिर उसको डैमेज हो गया है, तो उसके कारण जो एरर्स आती है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। फिर नेक्स्ट आती है पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर के अंदर क्या होता है कि लैक ऑफ नॉलेज या पर्सन का नॉलेज नहीं है सर्वेइंग के लिए, तो उसके कारण जो वो मिस्टेक करता है, फॉर एग्जांपल वो केयरलेस है, फिर इनएक्यूरेट साइटिंग लेता है, मतलब कि उसे अपर हेयर और लोअर हेयर का रीडिंग ठीक से नहीं लेना आता है, ऐसा कुछ भी है। फिर स्टाफ का रीडिंग ठीक से नहीं ले पाते हैं, या फिर स्टाफ है वो ठीक से पकड़ा हुआ नहीं है। तो ये सारी की सारी पर्सनल एरर है जो
आदमी सर्वे कर रहा है उसकी वजह से होती है, वो पर्सनल एरर है। फिर है नेचुरल एरर। तो मोस्ट ऑफ नेचुरल एरर जो है वो एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण जो भी होती है, फॉर एग्जांपल विंड की स्पीड ज़्यादा है, या फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है जो वो कम या ज़्यादा है, अनइक्वल है, अगर हम बहुत ही बड़ा डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं तो। फिर एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है उसमें थोड़ा सा बढ़ाव चढ़ाव है, या तो फिर अगर हम विंटर में बहुत ही सुबह में या फिर डस्टी एरिया में कर रहे हैं तो विजिबिलिटी कम होगी, तो उसके कारण जो एरर आती है वो सारी की सारी एरर है। तो ये जो एरर्स है उसको निगलेक्ट करके हम जो हमारा टेक्योमेट्री सर्वे है उसका जो एक्यूरेसी है वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रॉपर जो इंस्ट्रूमेंट की है वो केयर लेनी चाहिए ताकि वो डैमेज ना हो, ताकि जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है वो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर है साइटिंग जो है, मतलब कि जो पर्सन सर्वे कर रहा है तो उसका जो नॉलेज है, जिस चीज़ का भी सर्वे कर रहा है, थियोडोलाइट है, टेक्योमीटर है, या किसी भी टाइप का, तो उसका इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए ताकि वो रीडिंग ठीक से ले सके। फिर इंस्ट्रूमेंट गुड क्वालिटी का होना चाहिए, और एटमॉस्फेयर जो है सर्वेइंग का वो फेवरेबल होना चाहिए ताकि ठीक से जो हमारा सर्वे है वो हम कंडक्ट कर सकें।